नमस्कार। आज हम फनीश्वर नाथ रेणु जी के एक बहुत ही खास कहानी पंचलाइट इसकी दुनिया में उतरेंगे, गहराई से बात करेंगे। उसी के जरिए हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी हमें ले जाती है भारत के एक गांव में, जहां अलग अलग जातियां हैं, अपनी अपनी टोलियों में रहती हैं। और हमारा जो ध्यान रहेगा आज वो खास तौर पर महतो टोली पर। यही कहानी घूमती है। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में, दिल में कह लीजिए, वो है एक पेट्रोमैक्स लैंप। हाँ, जिसे गांव वाले बड़े प्यार से अपने पुन से पंचलाइट कहते हैं। अब सोचिए, आज तो हमें यह शायद एक मामूली चीज लगे, पर उस जमाने में उस गांव के लिए, महतो टोली के लिए, अरे ये कितनी बड़ी बात थी, इज्जत का सवाल थी। तो चलिए आज इस कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी गांव के जीवन, वहां के लोगों की सोच, उनके आपसी रिश्ते, मान अपमान, इन सब के बारे में क्या बताती है। तो कहानी शुरू होती है महतो टोली से। हुआ ये कि इस टोली के जो पंच थे, उन्होंने पिछले करीब 15 महीनों से धीरे धीरे करके जुर्माना वगैरह के पैसे जमा किए थे। और फिर उन जमा पैसों से रामनवमी का मेला लगा, तो वहां जाके एक बिल्कुल नई चीज खरीदी, एक पेट्रोमैक्स लैंप, जैसे गांव की भाषा में हाँ, पंचलाइट कहते थे। हाँ, और मजे की बात ये भी है कि पैसे बचाए भी। मतलब खरीदारी के बाद 10 रुपए बच गए तो उनसे फौरन पूजा का सामान ले आए। आखिर नई चीज आई है टोली में, इतनी कीमती, तो उसका स्वागत तो होना ही था ना, बिल्कुल विधि विधान से। हाँ, मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं थी, एक उत्सव जैसा माहौल बनने लगा था। और जैसे ही ये पंचलाइट टोली में आया, अरे माहौल देखने लायक था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, सबके सब ऐसे जमा हो गए उसके आसपास जैसे कोई अजूबा आ गया हो। बहुत उत्साह था। टोली के सरदार ने तो जोश में आकर अपनी पत्नी से कहा भी, अरे भाई, देर किस बात की, जल्दी करो, पूजा पाठ का इंतजाम करो फटाफट, शुभ काम में देरी नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये सिर्फ एक लैंप का आना नहीं था। ये एक तरह से कहिए आधुनिकता का या एक नई टेक्नोलॉजी का उस पारंपरिक समाज में आना था। और उसके साथ उम्मीदें थीं, उत्सुकता थी, बेहतर रोशनी की उम्मीद, टोली की शान बढ़ने की उम्मीद, बहुत कुछ जुड़ा था उससे। सही कहा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इतनी तैयारी, इतनी खुशी, मगर एक बहुत ही बुनियादी, कह लीजिए एक अजीब सी मुश्किल आ खड़ी हुई। पता ये चला कि पूरी महतो टोली में किसी एक को भी ये पंचलाइट जलाना ही नहीं आता। हाँ, ये मतलब हंसी भी आती है सुनकर, और थोड़ी थोड़ी गंभीर बात भी है। हंसी इसलिए कि इतनी मेहनत से, इतने अरमानों से चीज लाए और उसे चलाना ही नहीं जानते। और गंभीर इसलिए क्योंकि ये उस टोली की, उस समुदाय की एक सामूहिक कमी थी। साधन आ गया, पर उसे इस्तेमाल करने का हुनर वो नहीं था। सोचिए जरा, कैसा सन्नाटा छा गया होगा उस वक्त। सब लोग शाम होने का इंतजार कर रहे थे कि कब पंचलाइट जलेगा, कब रोशनी होगी। हालत ये थी कि लोगों ने उस दिन अपने घरों में जो रोज डिबरी जलती है ना, वो तक नहीं जलाई थी। इसी उम्मीद में कि आज तो नई रोशनी से पूरा टोला नहाएगा। लेकिन जब ये बात सामने आई कि जलाना ही किसी को नहीं आता, तो पंचों के चेहरे उतर गए। शर्मिंदगी, निराशा, सब कुछ था उन चेहरों पर। उम्मीदें टूट गईं। और देखिए, ये सिर्फ निराशा की बात नहीं रह गई थी, ये तो सीधा सीधा महतो टोली की इज्जत पर, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट थी। गांव की जो दूसरी टोलियां थीं, खासकर राजपूत टोली, वो भला कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने तो फौरन ताने कसने शुरू कर दिए, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्यों भाई महतो, ले आए पंचलाइट, अब जलेगा भी या बस दिखाने के लिए लाए हो? ऐसी बातें होने लगी। ये महतो टोली के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था, बहुत अपमानजनक था। उन्होंने ऊपर ऊपर से तो सब्र दिखाया, चुपचाप सुनते रहे राजपूत टोली के ताने, पर अंदर ही अंदर मन में एक फैसला कर लिया, चाहे कुछ हो जाए, अंधेरे में रह लेंगे, पर किसी दूसरी टोली से मदद नहीं लेंगे, नहीं मांगेंगे। वो पंचलाइट अब सिर्फ लैंप नहीं था, वो उनकी टोली की इज्जत बन चुका था। बिल्कुल। और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो किसी बाहर वाले पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। ये उनके स्वाभिमान का सवाल था। एकदम सही। अब कहानी में दो नए चेहरे आते हैं, ऐसे किरदार जो इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। गोधन और मुनरी। मुनरी जो है वो गुलरेरी काकी की बेटी है, और उसके दिल में ना गोधन के लिए थोड़ी थोड़ी मोहब्बत है, वो उसे पसंद करती है। और सबसे खास बात, मुनरी को पता है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। लेकिन देखिए, यहाँ कहानी में एक और सामाजिक पेंच है। गोधन कोई मतलब
टोली का बहुत सम्मानित सदस्य नहीं है उस वक्त, पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद किया हुआ है। हाँ, यानी समाज से बाहर किया हुआ है, बहिष्कृत है वो। शायद कोई नियम तोड़ा होगा उसने, या किसी पंच से कोई कहा सुनी हो गई होगी, वजह जो भी हो, पर उसे समाज से अलग कर दिया गया था। तो अब मुनरी सीधे तो कह नहीं सकती थी सरदार से। उसने बड़ी चालाकी से काम लिया। ये राज उसने पहले अपनी सहेली कनीली को बताया, और फिर कनीली ने धीरे से ये खबर सरदार तक पहुंचा दी कि सरदार जी, अपनी मुश्किल का हल तो अपनी ही टोली में है। अपना गोधन, हाँ वही गोधन जिसका हुक्का पानी बंद है, उससे आता है पंचलाइट जलाना। अब सोचिए जरा, पंचायत के सामने कैसी दुविधा आ गई। एक तरफ तो उनका अपना ही बनाया नियम, अपना फैसला, गोधन का बहिष्कार, और दूसरी तरफ टोली की इज्जत दांव पर है, पंचलाइट जलाना जरूरी है, फौरन जरूरत है, और ऊपर से राजपूत टोली के तानों से भी बचना है। ये तो बिल्कुल वही स्थिति हो गई जहां सामाजिक नियम और जरूरत आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पंचों ने जरूर इस पर काफी सोचा विचारा होगा। नियम तोड़ें या इज्जत जाने दें, बहिष्कार रखें या टोली को शर्मिंदगी से बचाएं, और आखिर में उन्होंने व्यावहारिकता चुनी, जरूरत को चुना। उन्होंने फैसला किया कि चलो गोधन को बुलाया जाए, और ये फैसला अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी समुदाय की जो तात्कालिक जरूरत होती है, जो सामूहिक इज्जत होती है, वो पहले से बने सामाजिक नियमों पर, दंड पर भारी पड़ जाती है। जरूरत नियम को झुका देती है। हाँ, तो फैसला हो गया। सरदार ने पहले छड़ीदार को भेजा, जाओ भाई गोधन को बुला लो। लेकिन गोधन भी कम नहीं था, वो भी स्वाभिमानी था। शायद जो उसका अपमान हुआ था बहिष्कार वाला, वो उसके मन में था, या शायद वो जताना चाहता था कि देखो आज मेरी जरूरत पड़ी है ना। उसने छड़ीदार के साथ आने से साफ मना कर दिया। बिल्कुल, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दाव भी कह सकते हैं। गोधन को पता है कि अब उसकी जरूरत है, वो चाहता है कि उसकी वापसी सम्मान के साथ हो। उसका इनकार एक तरह से अपनी गरिमा को फिर से पाने की कोशिश थी। सही बात है। जब छड़ीदार खाली हाथ लौटा तो मामला और फंस गया। अब कौन जाए गोधन को मनाने? तब गुलरी काकी यानी मुनरी की माँ वो आगे आई। वो खुद गई गोधन के पास। अब पता नहीं उन्होंने माँ की तरह समझाया या टोली की इज्जत का वास्ता दिया। जो भी हो, गुलरी काकी के कहने पर गोधन मान गया, आने को तैयार हो गया। और फिर जो हुआ वो तो कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। गोधन आया, सब देख रहे हैं। उसने पंचलाइट को देखा भाला, उसमें मिट्टी का तेल भरा, सब सांस रोके देख रहे थे। और फिर उसने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? इसे जलाने के लिए तो स्पिरिट चाहिए होगी। लीजिए एक और मुसीबत। ऐसा लगा जैसे ये समस्या तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब स्पिरिट कहाँ से आएगी? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। महतो टोली के लोग फिर परेशान, क्या अब भी नहीं जलेगा पंचलाइट? लेकिन यहीं गोधन अपनी असली काबिलियत दिखाता है। वो सिर्फ जलाना नहीं जानता, वो जुगाड़ करना भी जानता है, मुश्किल का हल निकालना जानता है। उसने कहा, अरे फिक्र मत करो, और उसने देसी जुगाड़ लगाया। पास में नारियल का तेल पड़ा था, उसी को किसी तरह स्पिरिट की जगह इस्तेमाल किया और जला दिया पंचलाइट। वाह! वो जब रोशनी फैली ना अंधेरे में, तो जैसे कोई जादू हो गया। वाह! ये सिर्फ लैंप का जलना नहीं था, ये गोधन की समझदारी, उसकी जो संसाधनशीलता है, जिसे बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस, उसका सबूत था। उसने दिखा दिया कि ज्ञान सिर्फ रटा रटाया नहीं होता, असली चीज है मौके पर दिमाग चलाना, हल निकालना। उसने वो कर दिखाया जो पूरी टोली में कोई नहीं कर सका था। और जैसे ही पंचलाइट जला, पूरी टोली में जैसे एक नई जान आ गई हो। वो जो मायूसी थी, शर्मिंदगी थी, उसकी जगह अब उत्साह था, गर्व था। लोगों के चेहरे खिल उठे। सबने एक साथ जोर से महावीर स्वामी की जयकार लगाई। माहौल ही बदल गया। फौरन वहीं कीर्तन मंडली बैठ गई, ढोल मंजीरे बजने लगे, भजन शुरू हो गए। वो अंधेरा मिटा तो जैसे सबके मन का अंधेरा भी मिट गया। और इस सब के बीच में कौन था? हीरो कौन था? गोधन, वो लड़का जिसका कुछ देर पहले तक हुक्का पानी बंद था। वो अब पूरी महतो टोली का हीरो था। उसकी एक काबिलियत ने, उसकी एक होशियारी ने उसे रातों रात सबकी नजरों में इतना ऊंचा उठा दिया था। लोगों के मन में उसके लिए जो भी मैल था, जो भी नाराजगी थी, वो सब जैसे उस पंचलाइट की रोशनी में धुल गई। उसने सिर्फ लैंप नहीं जलाया था, उसने लोगों के दिल जीत लिए थे। ये दिखाता है कि सामाजिक समीकरण कितनी तेजी से बदल सकते हैं। गोधन का हुनर, उसकी जरूरत, उसके ऊपर जो सामाजिक प्रतिबंध लगा था, उस पर भारी पड़ गई। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें
तो ये कहानी बताती है कि ग्रामीण समाज, जिसे हम अक्सर मानते हैं कि वो अपनी परंपराओं और नियमों में जकड़ा हुआ है, वो ज़रूरत पड़ने पर कितना लचीला, कितना व्यवहारिक भी हो सकता है। एक व्यक्ति का खास हुनर अगर वो समुदाय के काम आ जाए तो वो उसकी सामाजिक हैसियत, उसके खिलाफ लिए गए पुराने फैसले सब बदल सकता है। खासकर तब जब बात समुदाय की इज्जत पर आ जाए। नियम अपनी जगह हैं, पर ज़रूरतें और नतीजे भी बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। और कहानी के आखिर में ये बदलाव और साफ दिखता है। पंच लाइट जल रहा है, कीर्तन हो रहा है और मुंदरी खड़ी है, बड़ी हसरत से, प्रशंसा भरी नजरों से गोधन को देख रही है। शायद अब उसके मन में प्यार के साथ साथ गोधन के लिए एक गहरा सम्मान भी आ गया है। उसने ना सिर्फ टोली की बल्कि शायद मुंदरी के प्यार की भी लाज रख ली थी। और उधर देखिए, टोली के सरदार, जो कुछ देर पहले तक शायद गोधन को सजा देने वालों में रहे होंगे, वो अब उसे बड़े प्यार से, स्नेह से अपने पास बुलाते हैं और कहते क्या हैं, तुमने जाति की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ये सिर्फ शाबाशी नहीं थी, ये गोधन की समाज में पूरी तरह से मतलब वापसी थी, पुनर्स्थापना थी। उसकी पुरानी गलतियां माफ कर दी गईं। क्यों? क्योंकि उसने आज समुदाय के लिए बहुत बड़ा काम किया था। हाँ, ये 7 खून माफ वाली बात, ये बहुत अहम है। ये दिखाती है कि कैसे एक असाधारण काम, एक बड़ा योगदान पिछले सारे अपराधों को, सामाजिक गलतियों को धो सकता है। यहाँ वो न्याय अन्याय वाली बात पीछे रह जाती है और समुदाय के लिए उस व्यक्ति की उपयोगिता, उसकी जरूरत सबसे बड़ी कसौटी बन जाती है। और आखिर में गुललरीका की, जो उसे मना कर लाई थी, वो भी अपनी खुशी, अपना आभार जताती हैं। वो गोधन को रात के खाने का न्योता देती हैं और इस खास पल में गोधन एक बार फिर मुनिरी की तरफ देखता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और इस बार शर्म से, शायद खुशी से भी, मुनिरी की पलकें झुक जाती हैं। एक अनकही प्रेम कहानी का जैसे एक नया खूबसूरत मोड़ आता है यहाँ। पंचलाइट की रोशनी ने शायद उनके रिश्ते के लिए भी एक नया रास्ता खोल दिया था। तो कुल मिलाके ये कहानी, जैसा कि इस सारांश से हमें समझ आता है, हमें क्या बताती है? ये गांव के, ग्रामीण भारत के एक छोटे से समुदाय के जीवन की एक बहुत बहुत जीती जागती तस्वीर दिखाती है। ये बताती है कि उनके लिए मान सम्मान, अपनी टोली की इज्जत, ये चीजें कितनी मायने रखती हैं। समाज में जो ऊंच नीच है, जो जाति के समीकरण हैं, जो नियम हैं, उनकी कठोरता भी दिखती है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ ये कहानी हुनर की कदर और व्यवहारिकता की जीत को भी दिखाती है। ये बताती है कि कैसे जरूरत पड़ने पर वही समाज जो इतना कठोर लग रहा था, वो अपने नियमों में ढील दे सकता है, व्यक्ति की काबिलियत को सामाजिक बंधनों से ऊपर रख सकता है। वो पंचलाइट, वो सिर्फ एक रोशनी का साधन नहीं था, वो उस टोली की इज्जत का, उनकी एकता का, उनकी कमजोरी का, उनकी ताकत का और आखिर में सामाजिक बदलाव की उनकी क्षमता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। हाँ, ये सिर्फ एक लैंप की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात कह जाती है। ये दिखाती है कि जब कोई नई चीज, कोई नई टेक्निक, कोई बाहरी तत्व किसी बंद से समाज में आता है, तो वो कैसे एक हलचल पैदा कर सकता है। एकदम सही। पंचलाइट का आना महतो टोली की एक कमी को तो सामने लाता है कि उन्हें जलाना नहीं आता था, लेकिन साथ ही वो उनकी जो अनुकूलन क्षमता है, अडेप्टेशन जिसे कहते हैं, उसको भी दिखाता है। उन्होंने अपने आपसी मतभेद, जैसे गोधन का बहिष्कार, उनको किनारे रखा, सामाजिक बाधाओं को पार किया और एक साझा लक्ष्य हासिल किया, पंचलाइट जलाना और टोली की इज्जत बचाना। ये छोटे पैमाने पर ही सही, पर यह दिखाता है कि कैसे कोई नई चीज या कोई बाहरी चुनौती पहले से चले आ रहे सामाजिक ताने बाने को हिला सकती है, उसे परख सकती है और कभी-कभी उसे एक नया रूप भी दे सकती है। तो ये थी फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पंचलाइट,